सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी। और देखिए, आज एग्ज़ाम था 9 तारीख को टीजीटी सोशल साइंस फीमेल का। ठीक है, और ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर थर्ड शिफ्ट की, कि थर्ड शिफ्ट में किस तरीके का एग्ज़ाम आया था, क्या लेवल रहा एग्ज़ाम का। तो पहली बात तो यही है कि मैं यहाँ पर आपका ये रिव्यू करने वाली हूँ एग्ज़ाम का थर्ड शिफ्ट का। दूसरी बात है कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं एग्ज़ाम रिव्यू से पहले भी आपको एक बात का ध्यान ज़रूर दिलाना चाहूँगी कि यहाँ पर आपके जो सारे सेक्शन आएंगे, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, पार्ट 1 में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो या फिर आपका रीजनिंग हो या फिर आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर मैथ्स हो। ठीक है, यही तो पार्ट्स आने हैं आपके पार्ट 1 में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले इंग्लिश आएगा या पहले हिंदी आएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। इसमें आपका क्या होता है, फर्स्ट जो आपका सेक्शन होता है उसको क्लियर करने के बाद ही आपको सेकंड पर जाना होता है, और एक बार इसको सबमिट करने के बाद आप इसमें वापस से नहीं आ सकते। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दो और फिर वापस आके इसको क्लियर कर दो। तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद, जितने भी आपको करने हैं, इसको सबमिट करने के बाद आप पार्ट 2 पर जाएंगे। फिर इसको जब सबमिट कर देंगे, जितने भी आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं, फिर पार्ट 3 पर जाएंगे। तो आपका जो पार्ट 1 है, अगर वो आपका रीजनिंग आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर वो रीजनिंग आ जाता है, क्योंकि ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले इंग्लिश ही आएगा या पहले हिंदी ही आएगा, कोई सा पार्ट भी आपका कहीं भी आ सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका पहले रीजनिंग आ जाता है तो आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, रीजनिंग जो है वो काफ़ी लेंदी जा रहा है, मतलब काफ़ी टाइम आपका यहाँ लगने वाला है अगर रीजनिंग है, और सेम चीज़ मैथ्स के साथ भी है। तो आपको कुछ भी पहले आए, आपको बस अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके रखना है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। एग्ज़ाम का लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं है जितनी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अपना यहाँ पर आपका टाइम मेंशन होता है, तो वहाँ पर टाइम आपको देखते रहना है और इस हिसाब से अपना काम करना है। ठीक है, तो ये जो थर्ड शिफ्ट है, इसकी आपकी टाइमिंग थी, थर्ड शिफ्ट की आपकी टाइमिंग थी 4:30 से लेकर के 6:30 तक। ठीक है, अब मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस टाइप का आपका ये एग्ज़ाम था। सबसे पहले पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँगी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में दो तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका करंट अफेयर्स, एक आता है आपका जीके, जो आपका स्टैटिक जीके आप पढ़ते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब जरा टॉपिक्स देख लीजिए। टॉपिक्स लगभग कैसे आए थे, करंट अफेयर के आपके 4 to 6 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, करंट अफेयर की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं यहाँ पर, तो करंट अफेयर्स में आपका मेनली किस टॉपिक पर था बताती हूँ आपको मैं। ये था कि आपका आने वाला जो आईसीसी कप है, ठीक है, ये आपका कहाँ होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, या फिर अभी हाल ही में जो भी कोई आपके गेम्स हुए हैं, उन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि कौन सी टीम जो है इनमें विनिंग टीम कौन सी है या विनिंग कंट्री कौन सी है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और करंट क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी आपको इस मंथ में जो हुआ है, इससे पिछले मंथ में हुआ है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अलावा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कुछ ऐसे करके कि नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है वो किसको मिला है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप ये मत मानिए कि 1-2 क्वेश्चन आएंगे या फिर बहुत ज़्यादा हैं, वो नॉर्मल क्वेश्चंस इतने आते ही हैं। 4 क्वेश्चन टू 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं करंट अफेयर से। वो डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन दिए हैं। बाकी जो है जनरल आपका जो जीके क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपका मेनली जो टॉपिक्स रहे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यहाँ पर अवार्ड्स और गेम्स तो ज़रूर ही पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, ये तो कोई चॉइस है ही नहीं। इसके अलावा अब जीके की बात करें तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके बेटे का नाम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन था। मतलब बेसिकली कह सकते हैं आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आई थी।
यानी आपका जो प्राचीन भारत से थोड़े से क्वेश्चन आए थे, मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एंशंट का बिल्कुल पुराने हिस्ट्री से भी नहीं आया था, मतलब ये कह सकते हैं कि तो कुछ क्वेश्चन मिडिवल से थे, कुछ थोड़े आसपास के क्वेश्चंस थे, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जनरल साइंस आई थी, ठीक है, जनरल साइंस से क्वेश्चंस थे। कुछ बच्चों को इसका लेवल टफ भी लगा होगा तो उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे। जनरल साइंस जो आपकी जीके में जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कुछ मिनरल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और आपसे पूछा गया कि ये पर्टिकुलर जो मिनरल है ये कौन से स्टेट में है, ठीक है, ये बताइए। तो बेसिकली कहा जाए तो आपका जो ये वाला पार्ट आया है, पार्ट जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है ये मॉडरेट था। अगर आपने थोड़ा करंट अफेयर ठीक से पढ़ा है तो आपको प्लस पॉइंट उसका मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपका जो ये वाला जीके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये काफ़ी ठीक लगेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चंस, गेम्स और अवार्ड से रिलेटेड एक बार देख कर चले जाना चाहिए। बाकी तो आपने जो जीके पढ़ा हुआ है वो आता ही है और एक दो क्वेश्चन आपका पॉलिटी से भी ज़रूर बनता ही है, ठीक है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश की, कि इंग्लिश का लेवल कैसा था। तो सेम चीज़ था। अगर हम कंपेयर करें जो मेल टीजीटी सोशल साइंस मेल के क्वेश्चन थे इंग्लिश के काफ़ी इजी थे, और अगर हम फीमेल की बात करें तो आज के पेपर की अगर हम बात करें, इसको छोड़ ही देते हैं, ये तो पुराना पेपर हो गया है। अगर हम आज इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात करते थर्ड शिफ्ट में, तो इसमें आपके टॉपिक्स वही आए थे। मॉडरेट लेवल का आपका ये पेपर था, ठीक है। 1 वर्ड से क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, 1 वर्ड, और एरर करेक्शन था। एरर करेक्शन बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। जैसे कि आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और इस सेंटेंस में बोला जाएगा पार्ट 1 2 3 करके कि इनमें से कहाँ पर एरर है, या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे कि एक अंडरलाइन कर दिया जाएगा एक पोर्शन एक सेंटेंस का, और यहाँ पर ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, कौन से वाला ऑप्शन सही रहेगा। और इसमें आपका कहीं पर नो चेंज का ऑप्शन भी आ सकता है, मतलब ये भी कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ही है, तो ये अलग तरीके से पूछा जाता है, बस सिर्फ ये बात है। इसके अलावा स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है, आपको स्पेलिंग की आपको चेक किया जाएगा कि आपको स्पेलिंग वो पर्टिकुलर आती है या नहीं, कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। इसमें स्पेलिंग के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ नहीं थे, नॉर्मल से क्वेश्चन थे, आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपोजिट वर्ड थे, एंटोनिम्स थे, सिनोनिम थे, ठीक है। इसके अलावा पैराग्राफ तो आपको पता ही है, पैराग्राफ तो आपका आना ही है, तो पैराग्राफ भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और टाइम मैनेजमेंट करना यहाँ पर अच्छे से। और मैंने जो आपको पहले बात बताई थी कि अगर आपका रीजनिंग पहले नंबर पर आ जाता है तो काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पैराग्राफ थोड़ा सा देख के इसको टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। यहाँ पर ऐसा नहीं सिर्फ पैराग्राफ पढ़ते रह गए और आपका टाइम निकल गया उसी में ही, नहीं। इसके लिए सबसे ईजी तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत सही है तो आप पहले क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद आप पैराग्राफ की तरफ जाइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप पहले थोड़ा सा एक बार बहुत रफ सी रीडिंग कर लीजिए, और रीडिंग करने के बाद फिर आप अपना बराबर में क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मेनली जो क्वेश्चन थे पैराग्राफ के वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चंस आपको वैसे मिल जाएंगे। और इस तरीके के पैराग्राफ आ रहे हैं कि आप इजीली उनको आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर भी हैं, ठीक है। बस ये सब ही टॉपिक आ रहे हैं आपके। स्पेलिंग और एंटोनिम सिनोनिम्स का बहुत ख्याल रखना है आपको। 1 वर्ड मैंने आपको बता ही दिया गया है। इडियम्स फेजेस का ध्यान रखिए, इडियम्स फेजेस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इंग्लिश की बात करें तो ये पेपर मॉडरेट लेवल का था और आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है तो। और अगर आपने इंग्लिश का थोड़ी कम पढ़ी है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो स्पेलिंग वगैरह तो काफ़ी इजी लेवल की ही थी, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही टॉपिक्स आपके आएंगे, लेकिन मैं आपको आज का रिव्यू दे रही हूँ थर्ड शिफ्ट का, ठीक है।
हिंदी में आप कह सकते हो कि हिंदी बहुत ज़्यादा इजी थी, सेम टॉपिक्स यहाँ पर रहे, वही आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह, ठीक है, काल से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बताइए ये सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, कैसा वाक्य है। और इसके अलावा पैराग्राफ, ठीक है, और कह सकते हैं कि शब्द अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, या फिर ऑड वन आउट था कि इनमें से जो अलग शब्द है वो बताइए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन थे हिंदी के। रीजनिंग की मैं फिर से आपसे बात करूंगी, रीजनिंग की। रीजनिंग का जो पेपर था ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, और बच्चे इसमें अगर पहले नंबर पर ही रीजनिंग आ जाता है तो सारा का सारा आपका जो टाइम है वो ये रीजनिंग ही ले चला जाता है, क्योंकि आप सोचते हो कि इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर देते हैं, नंबर आ जाएगा, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा ले जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही दो, वही अच्छा है, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन कैसे आए थे, और इसके पैराग्राफ तो मैं बता ही देती हूँ, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा ईजी पैराग्राफ था, ईजिली कर सकते हो। इसमें अगर बात करें रीजनिंग में टॉपिक्स की, तो वो सीक्वेंस को लेकर टॉपिक आए थे, ठीक है, जैसे कि एक कुछ लोग हैं ABCD करके, और ये आपको बताना है कि A तो यहाँ पर बैठा हुआ है, B यहाँ पर बैठा है, B C से आगे है, पीछे है, ठीक है, कुछ ऐसे करके कि उससे उम्र में बड़ा है, छोटा, ऐसे करके। तो आपको पूरा एक सीक्वेंस है, उसमें फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ कि इनमें सबसे कम उम्र किसकी है, सबसे ज़्यादा उम्र किसकी है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे इस तरीके के, ठीक है। और ये पूछ लिया गया था कि एक टीम है, उस टीम में ऐसे ऐसे मैनेजमेंट करनी है, ये टीम में मेल है, फीमेल है, ऐसे करके, और सेम सीक्वेंस वाला ही क्वेश्चन था। या फिर आपसे पूछ लिया गया इसमें कि कुछ पर्टिकुलर ABCD नंबर देकर कि इसकी नियुक्ति हुई है थर्सडे को, इसकी फ्राइडे को, तो आपको पूरा सीक्वेंस खुद बनाना पड़ेगा, और आपसे एंड में पूछ लिया जाएगा कि इसको कब अपॉइंट किया गया था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन से सीक्वेंस के काफ़ी इजी क्वेश्चन से आप कर लोगे, बस थोड़ा आपको टाइम लगेगा। इसके अलावा नंबर सीरीज़ तो आती ही है आपकी, वो तो आप हमेशा ध्यान रखिए ही। और ऑड वन वाले थे कि इनमें से जो अलग शब्द है उसको पहचानिए। इसके अलावा डायरेक्शंस से क्वेश्चन आना ही है, वो आपको ध्यान रखना, डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, लेकिन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में इस बार थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आए थे वो टफ थे, ठीक है। डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने वाले क्वेश्चन थे, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन दिए थे इन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आरेख जिनको बोलते हो आप। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का डायग्राम है, इसमें पूछ लिया गया ऐसे नंबर लिखकर कि ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो तीनों में आ रही है, ठीक है, समझ गए होंगे। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस थे। तो बस यही आपके सीक्वेंस था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपके बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन थे, वैसे कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट थे, कुछ काफ़ी घुमा फिरा के दिए गए थे कि आपको समझ नहीं आएगा कि पर्टिकुलर टॉपिक है कौन सा, ठीक है, ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो वही परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन थे, और टाइम वर्क के जो क्वेश्चंस थे उनको थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया गया था ताकि आप थोड़ा सा उसमें उलझ जाएं। इसके अलावा ज्योमेट्री से क्वेश्चन से आपके एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, इस तरीके के क्वेश्चंस थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से आए थे कि टोटल इनकम इतनी है, कि आपकी टोटल इनकम इतनी दी हुई है, आपका खर्चा इतना है, ठीक है, आपको रेशो दे दिया गया इतना है, अब आपको बताना है कि कितना उसने बचत की है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो अगर मैं इसके लेवल की बात करूं तो आपने जो अब तक पता किया है मैथ्स के बारे में, TGT सोशल साइंस की जो अब तक का रिव्यू रहा है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, 2-3 दिन में हुआ है जो भी, उनमें सेम तरीके के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, सेम ही ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करके आपको जाना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, एवरेज भी, ठीक है, एवरेज भी आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है।
आई होप आप समझ रहे होंगे। आप मुझे इसमें क्या लिख रही हूँ मैं वो छोड़कर मैं क्या बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको सोशल साइंस में क्या आया था ये आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 में आप अपना क्वालिफाइंग नंबर बहुत ईजिली ला सकते हैं, और आपको सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। टाइम मैनेज करना है, अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप इजीली फर्स्ट वाला पार्ट इजीली क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है, तभी जाके आपका जो पार्ट 2 है उस वो चेक होगा और उसके नंबर आपके ऐड होंगे। अब बात आती है आपका पार्ट 2 सोशल साइंस। तो इसमें वही सीक्वेंस चला आ रहा है जो हम पिछले एग्जाम्स में देख रहे हैं, चाहे वो मेल एग्जाम हो चाहे फीमेल एग्जाम हो। आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा है, फ्रांस की क्रांति आ रही है, रशियन रेवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, रूस वाली क्रांति आ रही है, रशिया की क्रांति, और जर्मनी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी और रूस, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप पहले देखते के साथ ही आपको क्वेश्चन लगे कि ये मैंने एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आपको ध्यान से पढ़ोगे और कुछ ना कुछ लिंक उसके साथ डेवलप करोगे तो आपको कोई ना कोई आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है आपका, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। तो इस पर पूरा विश्वास रखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एक बार रिवाइज और अच्छे से करके जाना रात को। दूसरी बात मैं करूँ, अगर सबसे पहले तो एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में से ही आ रहा है भाई ज़्यादातर। आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में टेंशन मत लो कि कहीं और से भी पढ़ना है। प्रॉपर एनसीईआरटी अगर आपने की हुई है तो आप बहुत इजीली ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। सारे तो नहीं, सारे तो कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी कुछ होता है और थोड़ी थोड़ी मेमोरी भी होती है, नहीं याद रहता। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, हिस्ट्री में ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे कि सपोज कोई मूवमेंट है, कोई आंदोलन है, ठीक है, तो उस आंदोलन का को मोस्टली आप कैसे याद करते हो कि ये आंदोलन इस ईयर में हुआ, लेकिन आपसे पिछले वाले पैट में भी यही पैटर्न था कि इसमें आपको डेट पूछी जा रही थी, ठीक है, डेट, मंथ एंड ईयर, कि आपको ईयर मेंशन कर दिया गया है और आपसे पूछा गया कि डेट बताओ भाई। मंथ भी बता दिया है, ईयर भी बता दिया है, अब बताओ कि प्रॉपर डेट क्या थी, 8 तारीख, 9 तारीख, ठीक है। जैसे कि अक्टूबर क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, कि अक्टूबर क्रांति थी, कौन से दिन में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। इसके अलावा जलियांवाला बाग से क्वेश्चन था कि ये जो है ये मतलब किसने किया था, गोलियां किसने चलाई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर बारदोली मूवमेंट के बारे में था कि ये इसमें कौन मेन पर्सन कौन था, यानी किसके द्वारा इसको हैंडल किया गया, ठीक है। स्वराज पार्टी जो है उसका गठन किसने किया। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर 2 तरीके से आते हैं ना क्वेश्चंस। पहला तरीका तो आपका ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एकदम सीधा तरीका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, या फिर जलियांवाला बाग वाला जो ये है, ये कब हुआ था, ठीक है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर आंदोलन कब हुआ था, या कोई पर्टिकुलर क्रांति कब हुई थी। जैसे कि मैंने बोला आपको, फ्रेंच, रशिया और जर्मनी से क्वेश्चन आए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आए थे। तो एक होता है कि स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया कि ये चीज़ कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन था इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि आपको स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, यानी पहले आपको एक प्रॉपर कथन दिया जाता है, और ये चीज़ कथन वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पर भी थे, मैं आपको शायद बताना भूल गई, ठीक है। कथन वाले क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी थे, ठीक है, वो तो हमेशा आते ही हैं। तो यहाँ पर आपको कथन दे दिया गया 1 और 2, ऐसे 3 तक भी आए थे कि आपको ऐसे लिख दिया गया ये बताओ इनमें से सही कौन सा है। तो आपको इनको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही थे, ठीक है। मतलब ये किस लिए है, आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है। पहले तो आप ऊपर पढ़ रहे हो कि इनमें से कौन से कथन हैं, और या फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो आपको पूरे कथन तो, पूरी स्टेटमेंट तो तीनों पढ़नी पड़ेगी ना, उसके बाद ही तो 1 2 3 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो स्ट्रेट क्वेश्चन भी और कथन वाले क्वेश्चन भी। तो कथन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट रहना भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आए थे डेमोक्रेसी से रिलेटेड। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आया था, यानी लोकतंत्र से क्वेश्चन आया था कि लोकतंत्र जो है इनमें से
कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है, इस तरीके से। और ऐसे ही कथन वाले क्वेश्चन दे दिए थे। मतलब समझ रहे हो आप कि टॉपिक्स जो हैं वो आपके जाने पहचाने हैं, आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा उनका लेवल ऐसा कर देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब सपोज लोकतंत्र में या फिर किसी पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ दे दी, पार्टी से रिलेटेड था, ममता बनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ममता बनर्जी जो है वो कौन सी पार्टी से रिलेटेड है, या फिर ये जो सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है, ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। इससे रिलेटेड तो 3-4 क्वेश्चन थे कि ये बताइए कि इलेक्शन में जो नहीं, कुछ ऐसे था कि एक पर्टिकुलर पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी के संस्थापक कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट क्वेश्चन भी मिलेंगे और कथन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स आए थे, यानी अनुच्छेद आए थे आपके, और अनुच्छेद में मेनली क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि जो आपका राइट टू फ्रीडम है वो ऑप्शन दे दिए 4 कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राइट टू फ्रीडम वाला नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन मतलब कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, और आपको अगर आपने आर्टिकल ठीक से पढ़े हुए हैं तो आप ऑब्वियसली बात है अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा सूची से क्वेश्चन आए थे, समवर्ती सूची आपकी, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, कि ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, ये इनमें से कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। इस तरीके से स्ट्रेट क्वेश्चन भी आए थे। और आपको ध्यान रखना है, गांधी जी से रिलेटेड पढ़ के जाना है थोड़ा सा, ठीक है, कि गांधी जी से रिलेटेड आपको आंदोलन पता होने चाहिए, ठीक है, और आगे मतलब इनका कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो सब आपको ठीक से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने हिस्ट्री की बात कर ली है, पॉलिटिक्स की बात कर ली है, अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपका खनिज वगैरह से रिलेटेड, मिनरल्स वगैरह, शैल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले। इसके अलावा स्ट्रेट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से बांध से रिलेटेड, जहाँ पर भी आपको 9th 10th की बुक में कहीं भी बांध वगैरह के बारे में पूछा हो, जैसे कि नागार्जुन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये बताइए कौन सी नदी पर बना हुआ डैम है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी नदी है, कौन सी नदी पर है। तो ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन है, वहाँ पे बिल्कुल आप इसको पढ़ के जाना। इसके अलावा नदियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, वो नहीं, नदी वाला क्वेश्चन ही हो गया है। इसके अलावा आपकी जनगणना के क्वेश्चन थे, ठीक है, हालांकि ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, पर फिर भी बता देती हूँ कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एक साथ ही बता देती हूँ। जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके, और हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब क्वेश्चन का लेवल, कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी थे, कुछ क्वेश्चंस आपको घुमाने वाले थे, और कुछ क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली बात है थोड़े टफ होते ही हैं, जिनके आप आंसर देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हरित क्रांति, भाई ये बताइए हरित क्रांति जो है वो भारत में कौन लाया था, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और आपका यहाँ पर सड़क विनिर्माण से रिलेटेड टॉपिक थे। इको की बात करें तो नहीं, ये ज्योग्राफी में ही आता है। अभी सड़क विनिर्माण आपका कोई चैप्टर होगा, यहाँ पर आपको सड़क से रिलेटेड क्वेश्चन मिला था, ठीक है। पॉलिसी पढ़ के जानी है आपको, पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इनको ढंग से पढ़ के चले जाना एक बार। 10th 9th की बुक में से गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी बनाई हो, कोई योजना जो बनाई है, कौन सी ईयर में बनाई है, 2000 में, 2005 में। इसके अलावा कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था, बैंक एंड करेंसी, मुद्रा साख, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर अपनी एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल उसको। तो ये सब आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैथडोलॉजी से आते ही हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ओवरऑल अगर इसको कहा जाए तो आपका जो पार्ट 2 आया था
ये मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, मतलब काफ़ी टफ नहीं था, टफ नहीं था। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है और उसका अच्छे से रिवीजन किया है तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। और एक बार अपनी 9th और 10th को तो ज़रूर एक बार, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, आप इनको एक बार ढंग से देख कर ज़रूर जाएंगे रिवाइज करके, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या चीज़ों का आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। आपको लगेगा अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, लेकिन आप जैसे ही आपके 20 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे निकल जाएंगे और आपने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट किया होगा पार्ट, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। फिर आपको लास्ट में जो है, लास्ट में क्वेश्चन सही वैसे नहीं हो पाएंगे आपके, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्ट्रेट रहो एकदम, जो क्वेश्चन आता है उसको टिक करो, जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट है उसको करो ही मत, और जिसमें आपको 50-50 लगता है तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन में रिस्क लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डोंट्स में बस यही है कि आपको अवॉइड करना है, टाइम मैनेजमेंट वाली बात का ख्याल रखना है। अब एक बार ड्रेस कोड वाले पे भी मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ आ गया है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा आएगा और आपने अगर अच्छे से रिवाइज किया है तो आप पेपर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। बस रीजनिंग और मैथ्स को लेकर थोड़ा सा ख्याल रख लेना। ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो भाई ऐसा है, जैसे आप घर में बैठे हो इस वक्त हल्के फुल्के कपड़े पहनकर, ऐसे के ऐसे ही आप एग्ज़ाम देने पहुंच जाओ सेंटर में, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ मत सोचो कुछ स्टाइलिश कपड़े पहन के जा रहे हो, या फिर एक दिन की बात है, क्या टेंशन लेनी, ऐसे चले जाओ ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जितने आप ढीले ढाले कपड़े पहन के जाओगे ना उतने आपको प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि कुछ सेंटर्स पर जो है गर्ल्स जो है फुल स्लीव की, मतलब फुल बाजू वाली अपनी ड्रेस पहन कर आ रही हैं, सूट वगैरह, या फिर तो उनको फिर वहाँ पर कट कर देते हैं तो आपका पूरा सूट ख़राब हो जाएगा फिर। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, कोई आपकी ये बात नहीं सुनेगा। सेकंड थिंग, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर जाना है, अपना एक आईडी प्रूफ, ठीक है। आईडी प्रूफ में मोस्टली आपने जो एग्ज़ाम में फिल किया हुआ है आईडी प्रूफ अपना वो ले जाना, ठीक है। और अपनी एक फ़ोटो ले जाना, फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन फिर भी आप लेकर ज़रूर जाना। आईडी प्रूफ तो मस्ट है ही, इसके बिना तो एंट्री नहीं होगी। और अपना एक फ़ोटो भी ले जाना करंट, और एडमिट कार्ड तो खैर लेकर आपको जाना ही है, ठीक है। और हाथ में कुछ ऐसा कोई वॉच वगैरह मत पहन कर जाना, शूज़ वगैरह पहन कर मत जाना, बिल्कुल चप्पल में ही चले जाओगे अपने स्लीपर्स में तो एकदम सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या जीन्स पहन सकते हैं, हाँ भाई जीन्स पहन सकते हो, बट रिस्क क्यों लो, ठीक है। वैसे जीन्स टी शर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। मोस्टली उनको जो मेन प्रॉब्लम जो है वो है स्लीव्स के साथ, कि स्लीव्स आपकी फुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्लीव्स ना हो। और क्लचर वगैरह का भी आपको ध्यान रखना है, क्लचर नहीं लगाओ तो अच्छा है। रबड़ वगैरह किसी किसी सेंटर में तो रबड़ लगाने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो, तो जितना सिंपल आप बन के जा सकते हो, 2 घंटे की बात है और भी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, उतना सिंपल बन के जाओ और अपना पेपर देकर घर आ जाओ आराम से और काम ख़त्म, ठीक है। तो मेरी एडवाइस है। हाँ भाई, एक चीज़ और, एग्ज़ाम जो सेंटर है आपका उस पर टाइम से पहुंच जाओ भाई, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स पे क्या हो रहा है, वो गेट बिल्कुल भी नहीं खोल रहे हैं किसी के लिए, चाहे बच्चे रो रहे हैं चाहे कोई भी बात है, क्योंकि लैब की बात है, लैब ढूंढने में बच्चों को वक्त भी लग रहा है और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और आई होप जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेम आपका पेपर आएगा, या फिर मैंने सब कुछ ही बता दिया है जो आया था, एक एक टॉपिक बता दिया है। मोर और लेस टॉपिक्स वही आ रहे हैं, बस आपको टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है मॉडरेट लेवल का है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, तो आप एनसीईआरटी पे भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई पर और खुद पर भरोसा रखिए और अपने रिवीजन पर भरोसा रखिए। अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ी है, डेट्स वगैरह ढंग से याद करके जाइए, पॉलिसीज़ योजना वगैरह जो है
और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, कई बार 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। अवार्ड्स, गेम्स और जो विनिंग टीम है, इन सब से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपनी प्रिपेयर होकर बिल्कुल जाइए, ठीक है। और प्लेयर्स के बारे में भी कि जो प्लेयर है ये कौन सा गेम खेलता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी, इससे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।